गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लुसेंट का सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास शुरू हो चुका है। प्राचीन भारत के इतिहास में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत शुरू हो चुका है। इसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ तक, तो पेज नंबर 2 का वेदांग एवं सूत्र तक पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग पुराण के बारे में जानकारी लेंगे। पुराण ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, ये आपका पुराण क्यों, आखिर इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। इन सब ग्रंथों से इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम लोग क्या ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो हम लोग अभी तक वेद, वेदांग और सूत्र तक जानकारी ले चुके हैं। आज हम लोग पुराण से शुरू करते हैं कि पुराण है क्या। पेज नंबर 2 पढ़ा रहे हैं। चलिए हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, पुराण होता क्या है। पुराण वेदों को डिटेल में बताया गया है, मतलब कि उसका विस्तार में व्याख्या किया गया है। वेद क्या है, तो वेद में तो मंत्रों का जिक्र किया गया है और डिटेल में नहीं बताया गया है ना, डिटेल में नहीं बताया गया है। लेकिन पुराण में उसको क्या किया गया, उसको मंत्र को लिटरेचर वे में समझा दिया गया, व्याख्या कर दिया गया है। दूसरा, पुराण में क्या जानकारी मिलता है, तो ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है। ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध ज्ञान, जैसे समझिए बातों को, ये पुराण है, ये पुराण है। पुराण होता क्या है, देखिए। तो पहले तो वेद का व्याख्या किया गया है, इसमें वेद का क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है ना, क्योंकि वेद मंत्रों में है, व्याख्या में नहीं है। दूसरा क्या है कि आपको भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है। क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस में, कोई आगे पीछे नहीं, एक के बाद क्रमबद्ध जानकारी मिलता है, ज्ञान मिलता है, जो बोलिए जानकारी मिलता है ना। तो ये पुराण के बारे में आप जान चुके हैं। तो पुराण कुल 18 पुराण है। टोटल कितना पुराण है, 18 पुराण है। अब पुराणों की रचना किसने किया था, तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा ने। लेकिन 18 पुराण में अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख पुराण कौन है, मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है और भागवत पुराण है। ये 5 पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से हमें इतिहास की अच्छी खासी जानकारियां प्राप्त हो जाती है, जो कि इतिहास पढ़ने का मुख्य स्रोत एक तरह से कह सकते हैं। इससे हमें इतिहास की जानकारी मिल जाती है, अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। पुराणों में देखा जाए तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। और अगर ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक ज्ञान देखा जाए तो आपका अग्नि पुराण से अच्छा खासा जानकारी प्राप्त होता है ना। और अगर देखा जाए तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है और वायु पुराण से गुप्त वंश का जानकारी मिलता है। देखिए, बात को समझिए। जो विष्णु पुराण है, भगवान विष्णु कृष्ण का अवतार थे, कृष्ण विष्णु का अवतार थे, है ना। तो कृष्ण भगवान क्या मोर पंख लगाते थे अपने मुकुट में। तो मौर्य वंश से कृष्ण को याद रखिएगा, कृष्ण भी मोर लगाते थे पंख, और मौर्य वंश में भी मोर लगा हुआ है ना। तो इससे विष्णु पुराण याद रखिएगा, कृष्ण से विष्णु पुराण याद रखिएगा। दूसरा, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन। मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली। हम लोग जानते हैं कि मछली का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। अंडा का उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होता है। तो मत्स्य पुराण यानी मछली का पुराण से हमें मछली का जानकारी कहाँ से मिलता है, आंध्र सातवाहन, ठीक है। तो आंध्र सातवाहन से आंध्र प्रदेश याद रखिएगा और मत्स्य से मछली याद रखिएगा। तो मछली आंध्र प्रदेश, मत्स्य आंध्र सातवाहन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वायु पुराण से हमें गुप्त की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की। वायु गुप्त होता है, वायु के आसपास वायु हम उसे देख पाते हैं क्या, नहीं, वो गुप्त है, इसलिए उससे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो विष्णु पुराण भगवान कृष्ण से याद रखना है, मोर पंख से याद रखना है, मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण से मछली याद रखना है, आंध्र सातवाहन से आंध्र प्रदेश याद रखना है, यानी मछली आंध्र प्रदेश, तो मत्स्य आंध्र सातवाहन। दूसरा, वायु गुप्त होता है, इसलिए गुप्त वंश का जानकारी मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अधिकतर पुराण क्या है, अधिकतर पुराण जो है सिंपल संस्कृत में लिखा गया, एकदम सरल भाषा में, संस्कृत का सरल भाषा में लिखा गया पुराणों को।
बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज संस्कृत में भी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जिससे जनसाधारण लोग समझ पाए। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने का चीज़ है कि वेद, उस काल में वेद, जो वेद होता था, और पुराण, वेद और पुराण दोनों महिला और शूद्र नहीं पढ़ सकती थी। महिला यानी स्त्रियां, महिलाएं और शूद्र नहीं पढ़ सकते थे। इससे भी नहीं पढ़ सकते थे, इससे भी नहीं पढ़ सकते थे, है ना। लेकिन पुराण को कम से कम सुन सकते थे। पुराण को ये दोनों सुन सकते थे कि कोई पढ़ रहा हो, कोई पुजारी पंडित जी पढ़ रहे हो और ये दोनों मिलकर सुन रहा हो पुराण को, लेकिन पढ़ने का अनुमति नहीं था। वेद तो सुनने का भी अनुमति नहीं था। वेद को पढ़ने का तो छोड़िए, सुनने का भी अनुमति नहीं था। सुनने का भी अनुमति नहीं था। यानी वेद को तो ना तो पढ़ सकते हैं, आप कहने का मतलब महिलाएं और शूद्र न तो पढ़ सकती हैं न सुन सकती हैं। लेकिन पुराण पढ़ नहीं सकती हैं, लेकिन कम से कम सुन सकती थी। मंदिरों में पुराण का पाठ होता था तो महिलाएं या शूद्र बाहर बैठकर सुन सकते थे। कम से कम इतना रियायत था पुराण के प्रति। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ये हो गया पुराण के बारे में हम लोग पढ़ लिए। पुराण, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है और अग्नि पुराण से हमें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की अच्छी खासी जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, अग्नि पुराण से। आगे पढ़ते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं। धर्म ग्रंथ से क्या क्या ऐतिहासिक जानकारी हमें मिल सकती है, इतिहास की जानकारी मिल सकती है। तो अभी तक पुराण तक हम लोग क्या पढ़े, हिंदू धर्म से संबंधित पढ़े हैं। लेकिन अब हम बौद्ध के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, जैन के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और अन्य ग्रंथों से भी थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर इतिहास की घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। देखिए अगला पॉइंट, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कहने कौन है, कथा वस्तु, जिसे महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और कथानकों का साथ वर्णित है। ठीक है, देखिए जातक बुद्ध में अगर देखिए, बौद्ध धर्म देखिए, बौद्ध धर्म देखिए तो दो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण, एक जातक और दूसरा कौन है, एक तो जातक हो गया, दूसरा कथा वस्तु। तो जातक में भगवान बुद्ध का पिछला जन्म के पूरा कहानी है कि पिछला जन्म में कौन कौन सा जन्म लिए थे भगवान बुद्ध, यानी पूर्व जन्म। किसका पूर्व जन्म, बुद्ध का पूर्व जन्म। ठीक है, और कथा वस्तु में क्या है, तो कथा वस्तु आपको पता है कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान से संबंधित ये कथा वस्तु जो बुक है, जो ग्रंथ है, वो हीनयान से संबंधित, हीनयान से संबंधित है ना। तो हीनयान से संबंधित ये बुक है। इसमें क्या कथा वस्तु में बुद्ध का जीवन चरित्र, कि अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए थे, है ना। इससे बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलता है। बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। किससे, कथा वस्तु से, जातक से, पूर्व जन्म का, बुद्ध का पूर्व जन्म का। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। अब जैन धर्म में हम लोग आते हैं। जैन धर्म में कौन कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे हम लोग ऐतिहासिक घटनाओं का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम देखिए, दो आगम जो शब्द है ना, आगम का मतलब होता है क्या, उपदेश देना। आगम का कार्य उपदेश देना, है ना। आगम का मतलब क्या होता है, आगम उपदेश देना, प्रवचन देना, यानी ज्ञान की बातें आगम का मतलब होता है ना। आगम का मतलब क्या होता है, उपदेश होता है, ज्ञान की बातें होती हैं। ठीक है ना, चलिए। तो जैन साहित्य को आगम कहा गया। जैन साहित्य को क्या कहा गया, आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। कल्पसूत्र, जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, यानी कि जैन धर्म का शुरुआत कैसे हुआ और कौन कौन गुरु आए जैन धर्म में, प्रारंभिक इतिहास। प्रारंभ मतलब क्या होता है, शुरुआत का, प्रारंभ, शुरुआत का।
तो जैसे ऋषभदेव से शुरू होता है, पता है, ऋषभदेव हो गया, पार्श्वनाथ हो गया, और भी बहुत लोग हो गए। तो इनके बारे में जानकारी हमें किससे मिलता है? कल्पसूत्र, 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 कल्पसूत्र से जानकारी मिलता है। किससे? जैन का प्रारंभिक ज्ञान, यानी जैन का प्रारंभ कैसे हुआ, उसका कैसे कैसे सीक्वेंस में उनका पूरा कथा कहानी है, इससे हमको कैसे मिलता है? तो कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीन के साथ उनका संबंधों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये तो कल्प सूत्र का बात हो गया। दूसरा कौन है आपका? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ठीक है ना, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से क्या होता है? इसमें भगवान महावीर जो थे उनका जीवन चरित्र के बारे में बताता है। भगवान महावीर का जीवन चरित्र, अब जीवन चरित्र के बारे में पता लगेगा, यानी कि अपने जीवन में वो क्या क्या किए जीवनी, तो कौन कौन से राजाओं से मिले होंगे, कहाँ कहाँ गए होंगे, कौन कौन सा स्थान में गए होंगे, है ना, क्या क्या किए होंगे, सबके बारे में जानकारी मिला होगा। इससे क्या हुआ? हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिल गया कि उनके समय में कौन कौन से राजा राज करते थे, अन्य राजाओं का दूसरे राजाओं के साथ क्या संबंध था। तो ये इससे समकालीन राजाओं के भी बारे में जानकारी मिलती है, राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है ना। ठीक है, तो यही है, एक आगम था, एक भगवती सूत्र था। आगम को कैसे समझेंगे? उपदेश या ज्ञान की बातें। दूसरा है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र भगवान जैन प्रारंभिक ग्रंथ ज्ञान देता है, जैन का प्रारंभिक ज्ञान देता है। अब भगवती सूत्र क्या देता है? तो भगवती सूत्र से महावीर भगवान का जीवन चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए, कभी कभी पूछ जाएगा कि आगम का अर्थ क्या होता है, जैन सहित आगम का अर्थ क्या होता है। आगम तो यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन आगम का अर्थ क्या होता है? तो आप समझ जाइएगा कि आगम का मतलब होता है उपदेश या ज्ञान की बातें। देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ से हम लोग तो जानकारी प्राप्त कर ही रहे हैं। दूसरा क्या है? अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा ग्रंथ रहा है, किसका? चाणक्य का रहा है। उससे हमें मौर्य वंश की अच्छी खासी जानकारी मिलती है, और मौर्य वंश के समय और भी समकालीन राजाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अर्थशास्त्र टोटल 15 अधिकरण में और 180 प्रकरण में, यानी चैप्टर में और सब चैप्टर में, और सब चैप्टर में डिवाइड है ना। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। इसमें मौर्य की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए बात को समझिए। चाणक्य के बारे में थोड़ा आपको समझा देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, क्वेश्चन घुमा के दे ही देता है। चाणक्य हो गया, कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया। चाणक्य क्या होगा? चाणक्य देखिए, चाणक्य जो था ना, उसका पिता का नाम चनक था। पिता का नाम चनक था। तो चनक का पुत्र क्या हुआ? चाणक्य। चनक का पुत्र चाणक्य। जैसे कुंती का पुत्र कौंतेय, राधा का पुत्र राधेय, पांडु का पुत्र पांडव, है ना, कुरु का पुत्र कौरव। इसी तरह से चनक का पुत्र चाणक्य। ठीक है, चनक का पुत्र चाणक्य, पिता के नाम के कारण इसका नाम चाणक्य पड़ा। चाणक्य मतलब चनक का बेटा, चाणक्य। कौटिल्य इसको क्यों कहा गया? कौटिल्य यह कूटनीति में बहुत ही माहिर था। कूटनीति में बहुत ही माहिर था। कूटनीति से इसका संबंध है। कूटनीति में माहिर था, इसलिए इसका नाम कौटिल्य बना, है ना। इसका नाम कौटिल्य बना। विष्णुगुप्त इसका रियल नाम था। इसका रियल नाम क्या था? इसका रियल नाम था विष्णुगुप्त। यानी चाणक्य कैसे नाम पड़ा? पिता के नाम से। कौटिल्य क्यों नाम पड़ा? कूटनीति का ज्ञाता होने के कारण। अब विष्णुगुप्त
इसका अपना ओरिजिनल नाम था। इसने क्या किया, अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ का रचना किया। और इस अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का ये गुरु था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता पर विराजमान होता, मगध का सत्ता पर बैठता है, तो इसका प्रधानमंत्री भी होता है, प्रमुख सलाहकार भी होता है। कौन? चाणक्य। और गुरु तो खैर था ही। तो इसलिए अर्थशास्त्र में मौर्य के बारे में जानकारी मिलता है, और मौर्य के समय अन्य राजा और राजवंशों का जानकारी हमें प्राप्त होता है अर्थशास्त्र से। इसलिए प्रमुख ग्रंथ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतिहास का स्रोत का काम करता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या लिखा है। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। ठीक है, कलहन के द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी यानी राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी के कश्मीर का शासकों का वर्णन है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कौन लिखा था? राजतरंगिणी कौन लिखा था? ये आपको लिखा था कौन? कलहन, है ना, कलहन। इससे क्या जानकारी मिलता है हमें? राजतरंगिणी से क्या जानकारी मिलता है? इससे हमको कश्मीर का जानकारी मिलता है। जी इधर से होना चाहिए। कश्मीर का जानकारी मिलता है, कश्मीर का जानकारी मिलता है। ठीक है, राजतरंगिणी से हमें कश्मीर का जानकारी मिलता है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा। बस इतना जानकारी रखिए। और राजतरंगिणी, तरंगिणी का मतलब होता है नदी, तरंग का मतलब होता है नदी, है ना। तो राजतरंगिणी यानी कि राजा का वंशावली। राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं का वंशावली, ठीक है। तो राजतरंगिणी का मतलब क्या हो? राजा का वंशावली। राजतरंगिणी कौन लिखा था? तो कलहन लिखा था, कलहन, है ना। राजतरंगिणी से किसका जानकारी मिलता है? तो हमें कश्मीर का जानकारी मिलता है, कश्मीर का राजवंश का यानी राजा का वंशावली का जानकारी मिलता है। और ये संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है ना, संस्कृत साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है ये। आगे देखते, अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित। अरबों का सिंध विजय, देखिए बात को समझिए। ये बस एक लाइन लिख के चुप हो गया, अरबों का सिंध विजय चचनामा में है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। देखिए चचनामा क्या होता है? चचनामा आप तो रट गए। अरबों का सिंध विजय चचनामा से प्राप्त होता है, उसको लिखा था अली अहमद, है ना। लेकिन चचनामा होता क्या है? देखिए हुमायूं नामा तो सुने हैं, बाबर नामा भी सुने हैं, है ना, जफरनामा भी सुने हैं, लेकिन चचनामा क्या होता है? देखिए हुमायूं नामा हुमायूं का हिस्ट्री बताता है, यही होता है ना। जफरनामा जफर का हिस्ट्री बताता है, ठीक है। बाबरनामा बाबर का। चचनामा चच का जानकारी मिलता है। चच कौन था? चच, देखिए ये जब भारत था ना, ये भारत ऐसा, मान लीजिए अभी फिलहाल ये भारत ऐसा, है ना, कुछ इस तरह से बना लेते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है ऐसा भारत, है ना। देखिए तो पहले यह पाकिस्तान भी अपना ही था, ठीक है। अफगानिस्तान तो खैर था ही, आगे अफगानिस्तान भी अपना ही था, ठीक है। ऐसा ऑलमोस्ट था। सिंध यहाँ पर था, सिंध कुल मिला के मोटा मोटी यहाँ पर था, इस टाइप का सिंध। इस सिंध पर ही राजा चच इसका नाम था। सिंध राजा का नाम था चच शासन किया था, है ना। इसका राजधानी था अहोर, है ना, ठीक है। या अडोर भी कहते हैं उसको, अडोर भी कहा, बहुत जगह लिखता है, ठीक है ना। तो राजा चच शासन किया था। चच का बेटा कौन हुआ था? राजा ताहिर। इसका बेटा हुआ राजा ताहिर, बहुत बहादुर राजा थे। ये ब्राह्मण वंश था, यहाँ पर ब्राह्मण वंश था, ये ब्राह्मण वंश था। जो चच डायनेस्टी था ना, जो चच वंश था, वो ब्राह्मण वंश था, हिंदुओं का था वो। तो यहाँ पर 711 ईस्वी में क्या होता है? मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है। अरब आक्रमण होता है, किसका? मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता कब? 711 ईस्वी में,
ठीक है ना। तो उस समय राजा कौन था? राजा दाहिर था। यानी राजा दाहिर और काशी में लड़ाई होता है, किसका जानकारी? यानी सिंध विजय का, लास्ट में मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। तो सिंध विजय का जानकारी हमें चचनामा में मिलता है। ये चच के ऊपर जो बुक लिखा गया ना चचनामा, उसी में मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर की जानकारी मिलता है, लड़ाई कैसे कैसे हुआ था। और राजा चच के बारे में भी जानकारी मिलता है कि राजा चच कौन थे, कैसे वो अपना साम्राज्य विस्तार किए थे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जानने का विषय है। तो ये आप चचनामा से हमें प्राप्त होता है। तो बस आप जान गए, नहीं तो अभी चचनामा चचनामा बस रटे हुए रहते, चचनामा आखिर है क्या। तो चचनामा यानी कि अली अहमद उसको लिखे थे, ठीक है ना। लेकिन चचनामा में किसका था जानकारी? राजा चच या चच डायनेस्टी का जानकारी हमें मिलता है, ठीक है, चच वंश का जानकारी हमें मिलता है। आगे बढ़े, चलिए। देखिए आगे क्या है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्यकालीन या मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है, ठीक है। अष्टाध्यायी कौन था? तो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का बुक है, वो पाणिनि लिखे थे, है ना। संस्कृत के ज्ञाता थे पाणिनि। ऐसे हमें मौर्य का पहले का और मौर्यकालीन, मौर्य के काल का जानकारी मिलता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग है। जो लिपि शब्द है ना, जो लिपि शब्द है ना, वो पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? अष्टाध्यायी में हुआ है। अष्टाध्यायी में हुआ, अष्टाध्यायी में हुआ है ना। लिपि का पहला बार कहाँ हुआ? अष्टाध्यायी में हुआ है। और लाइए एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। लिपि शब्द का पहला बार अष्टाध्यायी में प्रयोग हुआ, ठीक है ना। लिपि क्या? वही अरमाइक लिपि, खरष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये सब लिपि है ना। अरमाइक लिपि है, खरष्टी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। तो लिपि, जो लिपि शब्द है, लिपि शब्द सबसे पहले आया था अष्टाध्यायी में। हो सकता प्रश्न पूछ दे कि लिपि शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? तो अष्टाध्यायी में हुआ था। लिपि का मतलब वही ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि, ये तो खैर जानते हैं आप। आगे देखते हैं हम लोग। कात्यायन की गार्ग्य संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो कात्यायन, कात्यायन कौन थे? याज्ञवल्क्य मुनि थे, याज्ञवल्क्य मुनि, उनके पुत्र थे कात्यायन। तो कात्यायन का एक बुक लिखे थे गार्ग्य संहिता, गार्ग्य संहिता। गार्ग्य संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष ग्रंथ होता है ना, ज्योतिष ग्रंथ है। उसमें यवन, यवन मतलब यूनान, यूनान जहाँ से सिकंदर आया था, तो यवन आक्रमण के बारे में हमें जानकारी मिलता है। किससे? गार्ग्य संहिता से। गार्ग्य संहिता कौन लिखा था? तो कात्यायन लिखे थे। और कात्यायन कौन थे? तो याज्ञवल्क्य मुनि के पुत्र थे। ये भी, कात्यायन भी एक ऋषि थे, है ना। एक गर्ग संहिता भी आता है। ये तो गार्ग्य संहिता हुआ, एक गार्ग्य संहिता हुआ, एक गर्ग संहिता, बहुत जगह गर्ग संहिता लिखा रहेगा, गर्ग संहिता। उसको मुनि या ऋषि गर्ग किए थे, गर्ग, गर्ग ने रचना किया था, ऋषि गर्ग ने। इसमें क्या दिया गया है? तो राधा कृष्ण के लीलाओं के बारे में जानकारी मिलती है, राधा कृष्ण के जो लीला है की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो एक गर्ग संहिता हो जाएगा और उसी एक गार्ग्य संहिता, गार्ग्य संहिता कात्यायन, ठीक है, क्लियर। गार्ग्य संहिता, कात्यायन, गर्ग संहिता, ऋषि गर्ग, ज्योतिष का जानकारी मिलता है, यवन आक्रमण के बारे में भी जानकारी मिलता है गार्ग्य संहिता से, है ना। गर्ग संहिता, ऋषि गर्ग और राधा कृष्ण के लीलाओं का जानकारी मिलता है, क्लियर। चले, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास का पता चलता है। पुष्यमित्र शुंग, गुप्त वंश का पतन होने के बाद पुष्यमित्र जो था, उसका जो मंत्री था, गद्दी पर बैठता है पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का स्थापना करता है। उसी के काल में एक
ज्ञानी हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे पतंजलि। तो पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे और उन्होंने महाभाष्य की रचना किया, महाभाष्य की रचना किया। और शुंगों का इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है पक्का कि जब शुंग का वो पुरोहित थे और उस काल में एक महाभाष्य नाम का एक ग्रंथ लिख रहे थे, तो उसमें शुंग का वंश का तो जानकारी हमें तो मिलेगा ही मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये हो गया कंप्लीटली धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी और कुछ विद्वानों के द्वारा लिखा गया बुक से मिलने वाली इतिहास की जानकारी। अब कुछ विदेशी यात्री भी भारत का यात्रा पे आते थे। भारत की यात्रा पे कुछ विदेशी यात्री भी आते थे और आने के बाद वो अपना वृत्तांत लिखते थे कि क्या क्या देखे वो, कहाँ कहाँ घूमे वो। तो उनका वृत्तांत पढ़ने से भी इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाता है, जो कि हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये सब किताबें पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से क्या इतिहास की जानकारी मिल रहा है, वही तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाला प्रमुख जानकारी देखिए, पहला क्या है, रोमन लेखक जो यूनान से और रोम से भारत आए थे यात्रा पर और उन्होंने जो देखा समझा और अपना किताब में विवरण दिया, उसका बारे में हम लोग अब जानकारी लेंगे। तो अभी लेने वाले हैं यूनान रोम के लेखक के बारे में। उसमें से पहला नाम आता टेसियस, ईरान का राजवैद्य था, ये ईरान का राजवैद्य था, है ना। भारत के संबंध में इसका जो जानकारी देता है ना, कुछ ज़्यादा ही आश्चर्यजनक दे देता है, अजीब अजीब घटनाओं के बारे में बताता है जो विश्वास नहीं आदमी करता है। तो टेसियस के बारे में जो ईरान का राजवैद्य था, उसका बुक से ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलता है तो कुछ आश्चर्यजनक बातें मिलती है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। दूसरा क्या, हेरोडोटस को तो इतिहास का पिता कहते हैं, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस का संबंध के बारे में बताया है। अपना पुस्तक हिस्टोरिका लिखा। हेरोडोटस कौन थे? हेरोडोटस इतिहास के पिता थे। पुस्तक कौन था? हिस्टोरिका। उससे क्या मिलता है? भारत और फारस के संबंध के बारे में जानकारी मिलता है। फारस करने का मतलब क्या? ईरान। आज का ईरान जो है ना, ईरान, उसको उस समय फारस कहते थे और अब उस जो भाषा था उसको फारसी कहते थे और वहाँ जो धर्म था उसको पर्शियन। जो पारसी है ना, वो ईरान के रहने वाले हैं जो अग्नि पूजक होते हैं, ठीक है ना। तो भारत और फारस के बारे में जानकारी मिलता है, परंतु इसका जो विवरण है ना, वो भी कुछ ज़्यादा ही अनुश्रुति मतलब सुना सुनाया हुआ बात पर आधारित है, ना कि फैक्ट पर आधारित है, ठीक है। आगे क्या है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में नियार्कस, अनेसिक्राटस और आरिस्टोबुलस का विवरण अधिक प्रमाणिक मिलता है। यानी जब सिकंदर आक्रमण किया था भारत पर, तो वो लोग अपने साथ लेखक विद्वान भी लेके चलता था, है ना, कि जो जो घटनाएं जहां जहां रास्ता में देखो वो सबको समझते जाना, लिखते जाना है, ताकि बाद में फिर जाकर उसका एक रिकॉर्ड के रूप में हम लोग देखें। तो अपने साथ जो लाया था, वो लाया था नियार्कस को लाया था, अनेसिक्राटस को लाया था और आरिस्टोबुलस को लाया था। तो जो वो सब किताब लिखा है ना, उससे भी हमें इतिहास के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्या है, मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और क्या लिखा था? इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, है ना। इससे हमें मौर्य काल का जानकारी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध आपका सेल्यूकस निकेटर के साथ कैसा था, कैसे युद्ध हुआ, क्या क्या हुआ, ये सभी घटनाएं मेगास्थनीज का बुक से हमें प्राप्त मिल हो जाता है। दूसरा क्या है, डायमेकस, ये सीरिया का राजा आंटियोकस का राजदूत था। सीरिया का राजा आंटियोकस का राजदूत कौन था? डायमेकस था। ये आया था किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, है ना। बिंदुसार बिंदुसार जो नाम है, बिंदुसार क्यों नाम पड़ा था? एक्चुअली जब वो माँ का गर्भ में था ना, तो उसको मारने के लिए षड्यंत्र के तहत उसको बूंद बूंद करके जहर दिया जाता था उसके माँ को, उसका खाना में मिलाया जाता था। लेकिन इतना बूंद जहर धीरे धीरे करके उसकी माँ खा ली लेकिन उसके बाद भी बिंदुसार का मृत्यु नहीं होता है। यानी बिंदु से भी वो बिंदु करते करते सार बन गया। सार मतलब क्या आता है? संग्रह होना। सार संग्रह बोलते हैं ना, संग्रह हो गया। जहर का जो बूंद उसको दिया जा रहा था ना गर्भ में, जब अपना माँ का गर्भ में था, उसी से उसका नाम बिंदुसार पड़ा था, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो सीरिया का राजदूत था कौन? डायमेकस, और बिंदुसार के दरबार में आया था। आगे देखते हैं डायनोसियस। ये मिस्र का राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। मिस्र का राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और अशोक के दरबार में आया था और इससे मौर्य का जानकारी मिलता है, अशोक का राजकाल का बारे में जानकारी मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग। टॉलमी एक था
यात्री, इसने भारत का भूगोल नामक बुक लिखा। तो भारत का भूगोल लिखने से पता चल गया कि भारत का भौगोलिक स्थिति कैसा था उस समय, है ना। तो इसके बारे में जानकारी मिल जाता है। प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक लिखा। इसमें नेचुरल हिस्ट्री में लिखा है क्या कि भारत में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते थे, पशु थे, पक्षियाँ थी, इसके बारे में नेचुरल हिस्ट्री में, नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति के बारे में, भारत की प्रकृति के बारे में बताया वो। कौन? प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री में, ठीक है। पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, जंगली जानवर आदि के बारे में। अगला क्या है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, है ना। इससे इसको रचना कौन किया था कोई अभी तक पता नहीं है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का रचना किसने किया था, अभी तक पता नहीं है। लेकिन इससे भारत के बंदरगाहों के बारे में जानकारी मिलता है और समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। देखिए ना लिखा हुआ पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है समुद्र। सी का मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। तो समुद्र का जानकारी मिलता है, समुद्र का व्यापार का जानकारी मिलता है, समुद्र का बंदरगाहों के बारे में जानकारी मिलता है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया, हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में? तो यूनानी रोमन लेखक के बारे में। यूनानी रोमन लेखक कौन कौन आए थे, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं चीनी लेखक के बारे में। पहला कौन सा चीनी लेखक में? फाहियान। फाहियान किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय वही विक्रमादित्य चंद्रगुप्त जिसको आप जानते हैं विक्रमादित्य के नाम से, बहुत फेमस विक्रमादित्य हुए। 380 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठे थे, ठीक है ना। समुद्रगुप्त उसके पिता थे, उसके दरबार में आया था और मध्य प्रदेश का बारे में जानकारी मिलता है क्योंकि गुप्त वंश का जो मुख्य केंद्र था मध्य प्रदेश था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं संघयुगन के बारे में जानकारी। ये क्या है? 518 ईस्वी में भारत आया था। संघयुगन कब आया था? 518 ईस्वी में भारत आया था और 3 वर्ष का यात्रा किया था और बौद्ध धर्म का प्राप्तियां ले गया, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी ले गया। ये आया था, संघयुगन आया था आपका 518 ईस्वी में, लेकिन मुख्य रूप से स्वात वैली का जानकारी देता था। स्वात वैली कहाँ है? अरे भारत में, उसमें भारत में था, अब तो पाकिस्तान में चला गया स्वात वैली। यानी पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम पाकिस्तान देखिएगा ना, तो स्वात वैली खड़ा था, बहुत सुंदर जगह है स्वात वैली। तो स्वात वैली में आया था, वहाँ पर गांधार डायनेस्टी, गांधारी वाला गांधार, याद है ना महाभारत का गांधारी, हाँ, तो वही गांधारी वाला गांधार डायनेस्टी के बारे में उससे ज़्यादा जानकारी मिलता है। तो जान लीजिएगा कि आपका जो संयुगन आया था, संयुगन ये किसका जानकारी? 518 ईस्वी में आया था। जानकारी था गांधार वंश के बारे में, स्वात वैली जो अब पाकिस्तान में चला गया, उसके बारे में ये जानकारी देता है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस कर दे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। हेनसांग पता है हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन कौन था? वर्धन वंश का राजा था, है ना, या पुष्यभूति वंश का राजा था। उसी के काल में हर्षवर्धन आया था। 629 ईस्वी में वो चाइना से निकला था और अच्छा खासा दिन भारत में बिताया और 645 में वापस चाइना चला गया। यहाँ वो बौद्ध धर्म का जानकारी लिया, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी, पढ़ाया भी, है ना, और फिर वापस अपना चला गया। सबसे पहले आया था वो कपिशा नामक स्थान पर आया था। भारत के कपिशा नामक राज्य में सबसे पहले वो एंट्री किया था। बस इसके बारे में इतना ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें सिंध का राजा शुद्र है, जो अपना बुक लिखा है उसका बुक का नाम है सी यू की, याद रखिएगा। जो आपका हेनसांग जो था, हेनसांग जो है, हेनसांग अपना बुक का नाम क्या? सी यू की लिखा था, सी यू की लिखा, ठीक है ना, सी यू की लिखा और उसी में अपना वो सिंध के बारे में भी जानकारी देता, सिंध की जानकारी देता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला है इत सिंह। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इत सिंह कौन है? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय का भारत का वर्णन देता है। तो 7वीं शताब्दी में इत सिंह भारत आया था और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, विक्रम विश्वविद्यालय के बारे में
जानकारी देता है। क्लियर? आगे आते हैं। अरबी लेखक, स्टॉप। हम लोग अब अरबी लेखक के बारे में जानकारी लेते हैं। अरबी लेखक, हम लोग चीनी लेखक के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग अरबी लेखक के बारे में, अरब से जो आया था, तो अरब से आया था अलबरूनी। अलबरूनी कब आया था? तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था, है ना। अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव यानी आधुनिक तुर्कमिस्तान, जो तुर्कमिस्तान है ना आधुनिक, वहाँ का रहने वाला था। कौन? अलबरूनी। ये अपना एक बुक लिखा था, बड़ा ही फेमस बुक हुआ, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। ये अरबी भाषा में लिखा गया है। यूपीएससी में पूछा भी, बहुत बार पूछा यूपीएससी में, कौन सा भाषा में लिखा गया? तो अरबी भाषा में। बुक का नाम क्या? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, है ना। इसमें भारत के आपका कला, संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अलबरूनी, ठीक है। आगे देखते हैं। इब्न बतूता एक अरबी लेखक था, विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, 1333 में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक आपका इब्न बतूता के ज्ञान से प्रभावित हुआ और दिल्ली का काजी उसको, यानी काजी कहने का मतलब मुख्य न्यायाधीश उसको बना दिया। किसको? इब्न बतूता को। अन्य लेखक में देखते हैं, अन्य लेखक, अलग अलग अन्य लेखक। तो इसमें तारानाथ आते। तारानाथ का तिब्बत के लेखक थे। तिब्बत है ना, तिब्बत भारत के बगल वाला, तो तिब्बत का लेखक थे। उनका जो मुख्य रचना था, एक था कयुंगुर था, एक था तयुंगुर था। 2 ग्रंथ लिखे थे, कयुंगुर और तयुंगुर। इससे भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। मार्को पोलो, ये मार्को पोलो जो थे पांड्य देश का ये यात्रा पे थे। पांड्य देश कर यात्रा पर आए थे। और इससे भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। मार्को पोलो किसके समय में आए थे? तो पांड्य देश का यात्रा पर आए थे 13वीं सदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, ये तो हम लोग ग्रंथों से, किताबों से इतिहास की जानकारी प्राप्त किए हैं। अब पुरातत्व संबंधी, पुरातत्व मतलब खुदाई करने से, कुछ खुदाई किए, कुछ सामान मिला, है ना। सामान मिला तो उसको समझें, पढ़ें, उसका कार्बन डेटिंग किए, उसका यूरेनियम डेटिंग किए, है ना, और उससे हम लोग जानकारी प्राप्त किए। ठीक है, तो वही पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो पहला क्या? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के बारे में जानकारी मिलता है। तो एशिया माइनर क्या होता है ये समझ जाइए, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं है। एशिया माइनर या बोगाज कोई, जो आधुनिक तुर्की देख रहे हैं ना, तुर्की, ये मान लीजिए तुर्की है, ये तुर्की है ये। तो तुर्की का जो मध्य भाग और वो भाग जो एशिया के तरफ थोड़ा निकला हुआ है ना, तुर्की का वो भाग जो मध्य भाग से लेकर, इधर वाला नहीं, पश्चिम भाग नहीं, मध्य भाग से लेकर एशिया तरफ वाला भाग क्या कहलाता है? एशिया माइनर कहलाता है। एशिया माइनर, ये एशिया माइनर कहलाता है। यानी तुर्की का मध्य भाग से लेकर इधर जाने वाला एरिया, एशिया की तरफ फैला हुआ एरिया एशिया माइनर कहलाता है। उसी को बोगाज कोई भी कहते हैं, बोगाज कोई भी कहते हैं। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं यहाँ पर आपको कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के बारे में जानकारी मिलता है। 1400 ईसा पूर्व की बात हो रहा है, 1400 ईसा पूर्व का बात हो रहा है। यहाँ पर अभिलेख मिला एशिया माइनर में, अभिलेख मिला। इस अभिलेख में क्या क्या मिला है? तो इन सब देवताओं का जिक्र मिला है। यह अभिलेख कहाँ मिला था? बोगाज कोई एशिया माइनर में। एशिया माइनर कहाँ था? तो तुर्की का मध्य भाग से लेकर एशिया की ओर फैला हुआ क्षेत्र एशिया माइनर कहलाया। क्लियर? चलिए, दूसरा क्या है? मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है ना। देखिए, आपका जो मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश और क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे गुप्त वंश का पूरा डायनेस्टी था, है ना, वो पूरा एरिया यानी मध्य भारत का पूरा, वहाँ पर भागवत धर्म का विकास हुआ था। आपको तो पता ही गुप्त वंश में विकास किसका हुआ था? भागवत धर्म का विकास हुआ था। और उसके बाद भागवत धर्म का पकड़ अच्छा खासा रहा। तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किससे मिलता है? यवन राजदूत, यवन मतलब वही यूनान का राजदूत एक कौन हुआ करता था? होलियोडोरस।
होलियोडोरस का बेस नगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो होलियोडोरस तो था, ठीक है, मानते हैं होलियोडोरस बेस नगर, स्तंभ लेख भी लिखा, चलो भाई वही जान गए हम। बेस नगर स्तंभ लेख कहाँ है, तो विदिशा में है, चलो ठीक है विदिशा में है। क्या जानकारी मिलता है, तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित था, भागवत धर्म का पकड़ था, लेकिन किस वंश के समय का ये बात हो रहा है, ये शुंग वंश का एक राजा हुआ था भगभद्र, देख लीजिए बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन आप जान लीजिए, शुंग वंश। एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था भगभद्र। इसके दरबार में आया था कौन, होलियोडोरस, राजदूत था, और विजयनगर में विदिशा स्तंभ लेख का स्थापना करवाया था। यही भगभद्र के समय में हुआ था। शुंग वंश का राजा हुआ करता था, शुंग वंश का ये राजा हुआ करता था कौन, भगभद्र, ठीक है। ये 110 ईसा पूर्व का बात हो रहा है, ये भगभद्र 110 ईसा पूर्व का बात हो रहा है, क्लियर, 110 ईसा पूर्व का बात हो रहा है। तो जनरली होलियोडोरस तो सब पढ़ता है, होलियोडोरस है, बेस नगर का स्तंभ लेख है, लेकिन वही थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया कि होलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ लेख किस राजा के समय में स्थापित हुआ, तब क्या कीजिएगा। लूसेंट में तो बस 2 ही लाइन रट के आप तो पहुंचे हुए हैं, तो आपका तो खेला हो जाएगा, लेकिन अब खेला नहीं होगा। आप जान चुके हैं कि शुंग वंश का एक राजा भगभद्र होता था, उसी के दरबार में होलियोडोरस आया था। होलियोडोरस ने बेसनगर स्तंभ का स्थापना करवाया था विदिशा में, और ये 110 ईसा पूर्व का बात हो रहा है, घटना घटा था। तो भगभद्र को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम वर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। भारतवर्ष, हम लोग जैसा कि शुरुआत में पढ़े थे कि भारतवर्ष का नाम कैसे पड़ा था, तो आपका शकुंतला का पुत्र राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे, उनका नाम से पड़ा, और या फिर एक भरत नाम का कबीला था, उससे भी भारतवर्ष का नाम पड़ सकता है, ठीक है ना। तो भारतवर्ष यानी इस देश को सबसे पहले भारतवर्ष नाम से संबोधित कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है आपका कहाँ, तो हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख है कहाँ, हाथी गुम्फा अभिलेख है कहाँ, ये आपका है भुवनेश्वर यानी उड़ीसा का बात हो रहा है। उड़ीसा भुवनेश्वर में एक उदयगिरी पहाड़ी है, उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुम्फा में इसका चर्चा किया गया। यानी कि आप हाथी गुम्फा के बारे में जान जाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन तो लूसेंट से ही रहेगा, लेकिन लूसेंट को थोड़ा सा क्या करता है कि ट्विस्ट कर देता है, फिर लगता है कि क्वेश्चन पार कर गया। देखिए हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा कहाँ है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है भैया, तो उड़ीसा। अच्छा उड़ीसा जानते ही आप, ठीक है ना। भुवनेश्वर का उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुम्फा स्थापित है, ठीक है ना। इसी से क्या मिलता है, भारतवर्ष, तो पहली बार चर्चा किया गया है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए देखिए, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग होने हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है, दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, अकाल है ना। अकाल जब पड़ जाए तो अपने अनाजों को कैसे संग्रह करके रखा जाए, इसकी जानकारी किससे मिलती है, सहगौरा अभिलेख से, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम भारत में होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ लेख से हमें हून का आक्रमण का जानकारी मिलती है कि पहली बार हून कैसे भारत पर आक्रमण किया था, इसके बारे में जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। उस समय कौन राजा थे, तो स्कंदगुप्त राजा थे। हम लोग गुप्त वंश जब पढ़ेंगे तो और अच्छा से इसके बारे में डिटेलिंग लेंगे, ठीक है ना। तो भीतरी स्तंभ लेख से
उसको आप ऐसे याद रखते कि हून जो था भितरे भितरे क्या किया था, अटैक किया था, भितरे भितरे अटैक किया था, ओपनली नहीं किया था, वो भितरे भितरे किया था, इसलिए हून भितरे भितरे किया था, इसलिए आप भीतरी स्तंभलेख याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख यानी शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सती प्रथा, जो सती प्रथा होता था, क्या पति का मृत्यु हो गया, पत्नी को भी पकड़ा, मर्जी हो या नहीं मर्जी हो उसको भी चिता पे जला दो, वही सती प्रथा था, है ना। वैसे तो सती तो भगवान शिव की जो पत्नी थी, पहली पत्नी थी, वो माता सती थी, लेकिन बाद में वो एक प्रथा के रूप में बन गया कि उनको भी जला दिया जाओ, पति के साथ जिंदा जला दो, तो सती प्रथा था। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है एरन अभिलेख से, एरन अभिलेख से मिलती है, वो भानुगुप्त के समय का बात हो रहा है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। जो हम लोग आंध्र सातवाहन या सातवाहन वंश बोलते हैं, उसका पूरा जो जानकारी मिलता है ना, वो उनका अभिलेख से प्राप्त हो जाता है। जैसे आपको पता है कि सातवाहन वंश में आपको सिक्का बहुत फेमस था, शीशा का सिक्का तो बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ था, शीशा का सिक्का, पोटीन का सिक्का और भी सारा सिक्का, खासकर शीशा का सिक्का के लिए बहुत ज़्यादा ही वो फेमस है, तो उससे जानकारी मिलता है। उसका नाना घाट अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख के बारे में जो उन्होंने ब्राह्मणों को जो जमीन दान किया था, है ना, तो उसके बारे में सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है नाना घाट अभिलेख से। और भी जब हम लोग आंध्र सातवाहन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा से डिटेलिंग लेंगे हम लोग, ठीक है। रेशम बुनकर की श्रेणियों का जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। जो मंदसौर अभिलेख है उससे हमको रेशम बुनकर, जो रेशम कैसे बुनकर का कार्य करते थे और अपना काम कैसे व्यापार करते थे, उसको कैसे कहाँ से कच्चा रेशम लाते थे, कहाँ कहाँ जाकर बेचते थे, कैसे उसका बुनाई करते थे, इसका जानकारी हमें कैसे मिलता है, मंदसौर अभिलेख से मिलता है, ठीक है। कश्मीर का नौपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते भी दफना दिए जाते थे, ठीक है। जो कश्मीर में नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल है, तो नवपाषाण काल में आते आते कश्मीर में क्या होने लगा कि गर्तावास बनाने लगा। गर्त मतलब क्या होता है, गड्ढा, गर्त मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा में जाकर एक घर नुमा स्थान बनाया जाता था और वहाँ पर लोगों को जाकर दफना दिया जाता था। जो मृत हो जाते थे उनको दफना दिया जाता था, उसके साथ उसका पालतू कुत्ता को भी दफना दिया जाता था, और जरूरत की जो जीवन में जरूरत की चीज़ें होती थी उसको भी मृत व्यक्ति के साथ दफना दिया जाता था। वही गर्तावास था, यानी गड्ढा था, ऊपर से प्लेन है लेकिन खुदाई करके नीचे सीढ़ी से जाता था और नीचे में जाकर उसको दफनाने का काम करता था, ठीक है। वही गर्तावास का बात कर रहा है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, इसी को साहित्य में कांसारपन भी कहा गया है, ठीक है ना। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का होता क्या है, देखिए आहत सिक्का जो होता था ना, जो धातु होता था, धातु को गोल रूप में, त्रिकोण में, है ना, चौकोर में या षष्ठभुज में बोल सकते हैं, षष्ठभुज में, इस टाइप में सिक्का बनाया जाता था। और इसमें क्या करता था कि छेद कर देता था, पंच मार कर छेद कर देता था, या तो छेद कर देता था या तो कुछ ठप्पा मार देता था, है ना। जो अगर ठप्पा भी मारता था तो क्या होता था, उसमें दाग पड़ जाता था। और छेद कर दिया गया तो छिद्र का मतलब ही हो गया आहत, छिद्रित मतलब आहत, छेद कर देता था। और छेद करके क्या देता था, आप जैसे हम लोग अभी भी कहीं भी कुछ पेमेंट करते तो बदले वो काट के क्या देता है, रसीद देता है, रसीद काट के देता है ना कागज में कि आप 100 रुपया भुगतान किए तो आपको रसीद मिल गया, तो वो रसीद देने का काम करता था। ये आहत सिक्का जो होता था ना, आहत सिक्का वो रसीद का काम करता था, रसीद। हो सकता प्रश्न पूछ दे कि जो आहत सिक्के होते थे उसका कार्य क्या होता था, तो प्राप्ति रसीद, यानी आप भुगतान किए तो आपको प्राप्ति रसीद मिल जाता था, आपको रसीद, ये रसीद का काम करता था, यही आहत सिक्के कहलाते थे। वैसे तो सबसे पुराना सिक्का कहा था पाना, सबसे पुराना सिक्का अगर कोई पूछ दे सबसे पुराना सिक्का कौन है, ये भी जान लो, पाना कहते, पाना, ठीक है ना, पाना, ठीक है। आहत सिक्के छिद्रित होता था या उस पर कुछ चिन्ह दे दिया जाता था और उसका उपयोग क्या होता था, रसीद के रूप में, यानी आप कुछ पेमेंट किया तो उसके बदले आपको रसीद मिल गया, ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवनों ने किया था। सिक्का पर जो सिक्का होता था उस पर लेख लिखने का, यानी कुछ लिखिए, उस पर कुछ लिखे,
वो कौन किया था? यवन किया था, यवन 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 राजाओं ने सबसे पहले किया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख, कुछ कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है और उसका जानकारी जो डब्बा दिया हो उसको फटाफट देख लेते हैं। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है, कहाँ है भाई? कलिंग राजा खारवेल का जानकारी मिलता है, तिथि रहित है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का है तो रुद्र दामन के समय की बात है। नासिक अभिलेख है तो गौतमी बलसरी का है। प्रयाग स्तंभ लेख है, समुद्रगुप्त का है प्रयाग, है ना। तो एहोल है, पुलकेशिन। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी हाथी बहुत मोटा ताजा होता है, तो कलिंग राजा खारवेल जो था ना, खारवेल भी खूब मोटा ताजा था। तो हाथी गुम्फा से आप खारवेल को याद रखिए, खारवेल भी बहुत मोटा ताजा राजा था, है ना। तो हाथी गुम्फा कलिंग का राजा खारवेल। कलिंग कहाँ था? उड़ीसा में, है ना। उसी कलिंग विजय तो अशोक किया था। तो कलिंग का राजा हाथी था, तो इसलिए हाथी गुम्फा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय में, जूनागढ़ रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। देखिए नासिक का मतलब क्या था? नाक, संस्कृत में नासिका भी कहते हैं। यदि कोई बल से मार देगा, बल से मार देगा तो क्या हो जाएगा? पूरा ब्लड ब्लड होने लगेगा। तो नासिक गौतमी बलश्री, बलश्री, बल से नहीं मारना नासिक को, ठीक है ना। तो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। प्रयाग क्या है? प्रयाग संगम है, नदी का संगम है। तो जब नदी बहुत सारा संगम हो जाएगा तो समुद्र का रूप ले लेगा ना। तो ऐसे ही याद रखना है, प्रयाग प्रयाग समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है ना। तो प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। एहोल ल लगा हुआ, ल एहोल पुलकेशिन, पुल ल लगा हुआ है, तो एहोल पुलकेशिन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर मालवा, ऐसे ही याद रखना है, मंदसौर मालवा, मंद मालवा, मोमो दोनों लगा हुआ, मंदसौर मालवा। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर प्रतिहार, ग्वालियर प्रतिहार, ग्वालियर प्रतिहार, ठीक है। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। तो भित्री क्या होता है? भित्रे हून आक्रमण किया था, किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा, पाड़ा वर्ड जो होता है ना, पाड़ा वर्ड वो बंगाल में यूज होता है। देखिएगा कुछ पाड़ा मतलब कुछ जगह का नाम उसको जोड़ देगा पाड़ा से, जैसे हम लोग करते हैं ना, कोई पुर लगा देते हैं, दरियापुर या फिर जहांगीरपुर या फिर कोई और पुर लगा देते हैं, है ना। वहाँ पे बंगाल में पाड़ा वर्ड यूज करता है। तो पाड़ा वर्ड से पकड़ लीजिएगा देवपाड़ा, यानी देव का स्थान। तो बंगाल शासक विजय सिंह, क्योंकि बंगाल का शासक विजय सिंह था, बंगाल है इसलिए देवपाड़ा से याद रख लीजिएगा, पाड़ा वर्ड से। ऐसे ही पकड़ने का ट्रिक भी होता है कि एग्जाम में देवपाड़ा आ गया, आपको पता ही नहीं है, लेकिन वर्ड अगर आपको पकड़े तो पाड़ा वर्ड तो बंगाल में यूज होता है ना। पाड़ा वर्ड बंगाल में यूज होता है, तो बंगाल हो ना हो बंगाल से संबंध होगा, तो बंगाल में जाकर आप मार दीजिएगा। टिकआउट, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कराते हैं, जो अभिलेख का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? इपिग्राफी करते हैं। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त जो था, सिक्कों पर दिखाया गया है कि वो वीणा बजा रहा है, इससे निश्चित रूप से संगीत प्रेमी होने का पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी है। आगे देखते हैं। अरिकमेडु यानी पुदुचेरी के निकट में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु जो पुदुचेरी यानी कि पौंडीचेरी के पास में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा से, फिर मलाया से, फिर कंबोडिया से और फिर जावा से हुआ, इसके बारे में जानकारी भी मिलता है। उत्तर भारत के मंदिरों को कला की शैली को नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिरों को कला को द्रविड़ शैली, दक्षिणापथ के मंदिर का निर्माण नागर और द्रविड़ शैलियों के प्रभाव से पड़ा। यह बेसा शैली कहलाता है। ये समझने वाला चीज है, देखिए समझ जाइए। जहां समझने का बात होगा वहां खुद समझा देंगे, जो पढ़ के निकल जाने का बात है वो बस पढ़ लेना है, उसको ध्यान रखना है बातों को। देखिए मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है ना, ठीक है। मान लीजिए भारत है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ठीक है ना। ये जो एरिया हो गया संक्रमण हो गया, यानी उत्तर का भी प्रभाव पड़ेगा इस पर। अगर उत्तर से हम दक्षिण को जा रहे हैं तो एक बैग तो कोई कला संस्कृति बदल नहीं जाता है। इधर से मान लीजिए हम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं तो एक बैग जैसे कोई बॉर्डर तो कला संस्कृति का नहीं होता है, लेकिन बॉर्डर चेंज हुआ कि बदल गया, सब कुछ प्रभाव रहता है ना। यानी कि जब उत्तर से हम लोग दक्षिण की ओर जा रहे हैं, दक्षिण से हम लोग उत्तर की ओर जा रहे हैं, इसको दक्षिणापथ
कहा गया है ना, कि उत्तर से हम लोग दक्षिण को जा रहे हैं, दक्षिण का पथ है। तो ऊपर तो हो गया आपका क्या, नागर शैली। नागर शैली में मंदिर का निर्माण होता था। नीचे में क्या हो गया, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। लेकिन जो बीच वाला एरिया होता था ना, बीच वाला संक्रमण वाला एरिया, यहाँ पर उत्तर का भी प्रभाव पड़ा हुआ है, दक्षिण का भी प्रभाव पड़ा है, वहां पड़ा वेसर शैली। मंदिर बनता था, इसमें मंदिर बनता था। क्लियर? यही बताना आपको चाह रहा है कि उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण नागर शैली में होता था, दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में होता था। लेकिन दक्षिणापथ यानी ये वाला संक्रमण वाला एरिया में दोनों का प्रभाव पड़ा, यानी नागर शैली का प्रभाव पड़ा और द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ा, तो एक नया शैली बन गया, वेसर शैली। क्लियर? चलिए, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। अच्छा, मंदिर रचना शैली से संबंधित है। देखिए पंचायतन क्या होता है। पंचायतन मंदिर निर्माण का एक विधि है। पंचायतन में क्या होता है, एक मुख्य मंदिर आता है, एक प्रमुख मंदिर आता है। प्रमुख मंदिर रहा मान लो, है ना, प्रमुख मंदिर रहा। तो इस प्रमुख मंदिर के चारों तरफ 4 और मंदिर रहेंगे, 4 और मंदिर रहेंगे, ठीक है ना, 4 और मंदिर रहे, 4 और मंदिर रहे। ठीक है, 4 और मंदिर हुआ, तो टोटल 5 को हो गया, है ना। यही पंचायतन कहलाता था। पंचायतन विधि से, पंचायतन विधि से मंदिरों का निर्माण, यानी उसमें 5 मंदिर तो होंगे ही होंगे, उसमें से प्रमुख मंदिर बीच में रहेंगे और बाकी 4 उसको घेरे हुए रहेगा, वो पंचायतन विधि से मंदिर का निर्माण करते हैं। हो उसका प्रश्न पूछ दे, इसी बार तो पूछा बीपीएससी में, स्तूप पूछ दिया था, और क्या पूछ दिया था, चैत्य के बारे में पूछ दिया था, होता आपकी बात पंचायतन के बारे में पूछते, है ना। तो जान लीजिए, प्रमुख मंदिर बीच में रहता था, 4 घेरे रहता था, वो पंचायतन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक, हाँ थोड़ा सा बच गया, देख लीजिए। और पंचायतन मंदिर का जो प्रमुख मंदिर है उसमें से कंदरिया महादेव का मंदिर है, खजुराहो में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। और दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। इस तरह से आज हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत कंप्लीट कर लिया। और आगे हम लोग प्रागैतिहासिक काल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। और हम लोग फिर अगला क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।